सर आपकी हेल्थ कैसी है? अभी भी 100% ठीक गुड नहीं इवनिंग हूँ, सर। बट हैविंग माय मेडिसिन, क्या हो सो गया है? होप कि जल्दी ठीक हो जाए। हैं? सर आपको क्या हो गया है? थ्रोट इन्फेक्शन हो गया वो टेक केयर सर। जी, इसीलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे भी इस वक्त तो, मगर फिर भी आप लोगों का सिलेबस तो है, एग्जाम भी है, तो चलो पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। बेटा जहां तक मुझे याद है लास्ट वाली क्लास में जो मैं आपको करवा रहा था, दैट वाज द नॉर्मल रिएक्शन, जहां तक मुझे याद है, राइट? यस Yes, सर, sir. हमने फ्री बॉडी Yes, sir. आपने फर्दर पढ़ाया था। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम पे एक आध क्वेश्चन कराया था, अभी और करेंगे। तो मैं फिर से एक बार फिर से ये रिमाइंड कर दूं कि जहां पर भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती है और उस फोर्स को अपन नॉर्मल रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है सर? और हमने आपसे ये भी बोला था कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन है, दूसरे डायरेक्शन में उसका कोई मोशन नहीं है, तो उस केस में आपको करना यह है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन नहीं है, या इन अदर वर्ड्स जिस डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स बैलेंस्ड है, उस डायरेक्शन में आपको फोर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट द नेट फोर्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसी से जो भी आपको रिक्वायर्ड जो भी पूछा जाएगा वो आप बता सकते हैं। जैसे उसी पे एक दो क्वेश्चन अभी और करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फोर्सेस पे बात करते हैं। तो देखिए सर, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि फिर से वही दो बॉडीज में ले रहा हूं, और मान लो कि ये बॉडी और ये दूसरी बॉडी, ये 4 किलोग्राम का और ये 2 किलोग्राम की बॉडी है। इधर से हमने इस पे बेटा फोर्स लगा दिया, 30 न्यूटन का फोर्स हमने ऐसे लगा दिया है, और इस बारी 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बोथ द बॉडीज आर मूविंग टुगेदर, बोथ बॉडीज आर मूविंग टुगेदर, find their acceleration and normal reaction between them। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है और नॉर्मल रिएक्शन बताना है, दोनों के बीच में, बिटवीन देम। तो आपको दोनों का टुगेदर यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, एक बात क्लियर है कि जब तक द टू बॉडीज मूव्स टुगेदर, तो जब भी दो बॉडी साथ में मूव करेगी तो एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा। ठीक है? अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो दो बॉडी साथ में मूव कर ही नहीं सकती, फिर तो दोनों बॉडी एक दूसरे से दे विल सेपरेट। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई साथ में मूव करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें? तो एक मेथड मैंने आपको बोला था कि दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। मतलब इस बॉडी को आप अलग कर दें, 4 किलोग्राम को अलग कर दीजिए, और यहाँ पर जो 2 किलोग्राम है इसको भी अलग कर दीजिए, ये 2 किलोग्राम को भी अलग कर दीजिए, और इस पे सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स लिखिए। बिकॉज अच्छा, बाकी फोर्सेस भी लग रहे हैं, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में mg भी लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में सरफेस नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का मोशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को अगर आप शो नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बच्चों? अच्छा, मुझे एक बात बता सकते हैं कि बाय सीइंग दिस डायग्राम, कैन यू प्लीज टेल मी इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक द बॉडी विल मूव, राइट और लेफ्ट? राइट। Right. Right. ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, तो अनडाउटेडली दिस बॉडी विल मूव टुवर्ड्स राइट। ये बॉडी राइट की तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन, लेट दैट बी ए। अब सर इस बॉडी पे जो फोर्सेस है वो क्या क्या है? तो इधर जो फोर्स है वो 30 न्यूटन का है, और इस बॉडी पे इधर से जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का। अब देखो, ये जो 4 किलो वाला ब्लॉक है, इसमें ये ज्यादा तेज मूव करना चाहेगा, इट विल टेंड टू मूव एट विथ मोर एक्सेलरेशन। तो अगर ये मूव करना चाहता है टुवर्ड्स राइट, तो ये तभी मूव कर सकता है जब अपने से आगे वाले ब्लॉक को ये पुश करे। बिकॉज इससे आगे वाले ब्लॉक को राइट पे चलाने के लिए इस 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक को अपने से आगे वाले ब्लॉक को पुश करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट। अदरवाइज ये वाला 2 किलोग्राम वाला राइट में क्यों चलेगा भाई? आपने फोर्स उस पर लगाया है, तो इसको क्या लेना देना उस फोर्स से? तो अगर 4 किलो वाला चाहता है कि नहीं भाई ये चले, क्योंकि ये चलेगा तभी 2 किलो वाला चल पाएगा,
तो ये 4 किलोग्राम वाला क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट। इस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। तो बदले में ये इस पे फोर्स लगाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। ये बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है और ये बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों पे जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो आप दोनों बॉडी के लिए इक्वेशन लिखो। 4 किलोग्राम वाले पे अगर देखो तो बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, और राइट में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन हैज टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो 30 माइनस ऑफ n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई a। ये एक इक्वेशन लिख सकते हो। और 2 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है उस पर अगर आप देखेंगे तो उस पर आप क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली दिस बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। ये जो दूसरी वाली बॉडी है उस पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो वो राइट में मूव कर सकता है। तो इसके हम क्या लिखेंगे, n माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा n एंड n विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू 6a। तो आपका जो a की वैल्यू आएगी, a विल बी इक्वल टू, a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, a विल बी इक्वल टू 20/6, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब इस a वाली वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। मान लो मैंने सेकंड वाले में रख दिया तो क्या लिखूंगा, n माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10/3। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस ऑफ 20/3, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/3 न्यूटन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे इक्वल लग रहा है तो चाहे आप इस वाली बॉडी से कैलकुलेट करो या दूसरे वाली के से कैलकुलेट करो, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यही है। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? नहीं आया हो तो पूछने का, घबराने का नहीं। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हैं, मैं आपको साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर। इसमें अगर आप एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो मैं आपको एक बात ये भी कह सकता हूँ कि दो या दो से ज्यादा जब भी कोई बॉडी हो, इफ यू हैव टू बॉडी और मोर देन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में मतलब ये कि सर जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडी है और साथ में अगर वो एक्सेलरेट कर रही है, इफ दे आर मूविंग टुगेदर, अगर दोनों साथ में एक्सेलरेट कर रही है, तो इसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको बिना इक्वेशन बनाए भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यू डोंट नीड टू फॉर्म इक्वेशन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? दोनों अगर साथ में मूव कर रही है तो दोनों को आप एज वन बॉडी ट्रीट कर लीजिए जिसका मास 6 किलोग्राम है। क्लियर बच्चों? अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों को आप वन बॉडी मान लीजिए, और टोटल मास कितना होगा, सम ऑफ द टू मासेस। इधर से कितना फोर्स है, 30, इधर से कितना फोर्स है, 10। तो आप इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख लीजिए, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, 30 माइनस ऑफ 10, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में तो 20 डिवाइडेड बाय मास, तो दिस इज इक्वल टू 10/3। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर बॉडीज मूव्स टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन, अगर बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव करे तो हमेशा एक बात याद रखो कि आप उन दोनों को एज अ सिंगल बॉडी ट्रीट करके डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख सकते हो। समझे? यस सर। नोट करिए। लिख लिया सर। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग ट्राई करेंगे। इरेज कर रहा हूं बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए बेटा, अभी तक मैंने दो बॉडी पे बात किया। मान लो कि इफ वी हैव इंस्टेड ऑफ टू बॉडीज वी हैव थ्री बॉडीज एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर, आई मीन दे आर केप्ट साइड बाय साइड वन आफ्टर अनदर। और मान लो कि ये 4 किलोग्राम है, ये वाला 2 किलोग्राम है, एंड लेट अस से आई एम हैविंग द थर्ड बॉडी एज 1 किलोग्राम।
और मैं आपसे कहूं कि इधर से मैंने फोर्स लगा दिया ऑफ लेट से 20 न्यूटन और इधर से मैंने फोर्स लगा दिया ऑफ लेट से 10 न्यूटन। अब आपको फिर से वही बताना है कि व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने में है, जरा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, 4 kg और 2 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी वैल्यू सेम होगी या अलग होगी? नहीं सर समझे? क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार। देखिए 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम कांटेक्ट में, तो 4 किलो जितना 2 किलो पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उतना ही 2 किलो 4 किलो पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, करेक्ट है? यस सर। अच्छा, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम फिर से कांटेक्ट में, तो ये दोनों जो एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे ये दोनों सेम होगा या नहीं होगा बेटा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? बोलो। यस सर। मगर एक बात याद रखना, जो नॉर्मल रिएक्शन 4 और 2 के बीच में लगेगा और जो नॉर्मल 2 और 1 के बीच में लगेगा उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। नहीं आया भाई? 4 और 2 के बीच में जो लग रहा है वो दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन अगर n है तो 2 और 1 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो n नहीं होगा, वो कुछ और होगा। देखो जब भी सरफेस बदल जाएगा बच्चों तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी बदल जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, अब करो कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप ट्राई करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बट मुझे एक्सेलरेशन के बाद मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, फिर आपको वो करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलिए मैं बताता हूँ। सर हो रहा है, एक देखो बेटा, मिनट। अच्छा हो रहा है। सर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है।
चलिए आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो डायरेक्टली, अगर मुझे सिर्फ बिना इक्वेशन बनाए निकालना हो, दोनों तरह से हम बात कर लेते हैं। इफ आई एम सपोज टू फाइंड द एक्सेलरेशन डायरेक्टली, तो मैं इस पूरे को एक ब्लॉक मान लूंगा। क्यों मान सकते हो सर? हु हैज गिवन यू द परमिशन टू कंसीडर द होल ऑफ द सिस्टम एज अ सिंगल ब्लॉक? द रीजन बीइंग कि ये जब मूव करेगा तो ऑल ऑफ दीज थ्री ब्लॉक विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, तीनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। आपको कैसे पता सेम होंगे? बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री आर इन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में ये ब्लॉक्स तभी रह सकते हैं व्हेन दे मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। अगर किसी एक का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, किसी एक का एक्सेलरेशन कम हो गया, तो दे कैन नॉट बी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये पूरा 4 2 6 7 किलो 7 किलोग्राम का ये ब्लॉक हो गया। इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का बच्चों, और इधर से जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑफ 20 न्यूटन। तो मैं एक्सेलरेशन को सिंपली लिख सकता हूं नेट फोर्स, यस वेरी गुड ऋषिक, तो 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? नेट फोर्स 20 माइनस 10, बिकॉज 20 इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट एंड 10 इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये फोर्सेस ऑपोजिट हैं। बिकॉज दिस फोर्सेस आर ऑपोजिट, दे विल ओनली बी सबट्रैक्टेड। क्लियर है बच्चों? से समथिंग। Yes, sir. अब चलो Yes, इक्वेशन sir. बना के मैं समझाता हूं आपको। इक्वेशन बना के, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू फॉर्म इक्वेशन। तो इक्वेशन बना के इस बात को समझते हैं कि भाई आपसे मैंने बोला ये 4 किलो का ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 किलोग्राम एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ 1 किलोग्राम। बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एंड वी डोंट नीड टू ड्रॉ द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सर वर्टिकल डायरेक्शन में आप फोर्स क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? तो उसका रीजन है कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं फोर्स ड्रॉ भी कर दूं तो भी फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्स से अपने को कोई मतलब यहां पर नहीं है। ये देखिए ये 20 न्यूटन है और ये बॉडी मूव करेगी राइट की डायरेक्शन में। तो ये अगर राइट चलना चाहती है तो अपने आगे वाले को राइट की तरफ ये मूव कराना चाहेगी। तो मूव कराने के लिए दिस 4 किलोग्राम विल पुश दिस 2 किलोग्राम इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। भाई 4 किलोग्राम वाली 2 किलोग्राम वाली को धक्का देगी ना, और किधर धक्का देगी? राइट वाले तरफ। तो 2 किलोग्राम ने भी कोई मुंह बंद करके नहीं रखा हुआ भाई, ईंट का जवाब वो ईंट से ही देगा, पत्थर से नहीं देगा। मतलब अगर 4 किलोग्राम ने 2 किलोग्राम पे फोर्स लगाया तो इन रिटर्न 2 किलोग्राम वाला 4 किलोग्राम पे उतना ही फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आप लॉजिकली खुद सोचिए कि 2 किलोग्राम पे फोर्स लगा तो 2 किलोग्राम वाला आगे भागेगा। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। तो Yes, 2 sir. किलोग्राम वाला भी किधर जाना चाहेगा? राइट की तरफ। Right. तो अगर 2 किलोग्राम वाला राइट की तरफ जाना चाहेगा तो वो 2 किलोग्राम वाला राइट पे जाने के लिए 1 किलोग्राम पे धक्का लगाएगा। ये जो इसको पुश करेगा उसकी वैल्यू n नहीं होगी, उसकी वैल्यू मैं कुछ n1 मान लेता हूं। तो ये इसका रिएक्शन इस पे लगेगा, दैट वुड बी n1। देखो हर दो सरफेस के बीच में एक्शन रिएक्शन सेम होगा, बट सरफेस बदल दोगे तो एक्शन रिएक्शन की वैल्यू भी बदल जाएगी। आई रिपीट इट अगेन, हर दो ब्लॉक के बीच में एक्शन रिएक्शन सेम होगा, बट अगर आप दो सरफेस अलग अलग ले लो तो दोनों के बीच का जो एक्शन रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, दैट विल नॉट बी सेम। जैसे 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच का जो एक्शन रिएक्शन है उसका नाम है एन, तो 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बीच का जो एक्शन रिएक्शन है उसका नाम है N1। ठीक है, अब इस पे इक्वेशंस लिखिए। पहले वाले पे लिखिएगा बिकॉज सबका एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो रहा है। तो एक बात तो सर ऑब्वियस है और वो क्लियर है कि राइट की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट वाली डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स लेफ्ट वाली डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स से ज्यादा है, तभी तो राइट की तरफ एक्सेलरेशन है। तो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो 20 माइनस ऑफ n विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए। बोलो हाँ ना। Yes, sir. n माइनस ऑफ n1 इज इक्वल टू कितना बेटा? 2a। ये एक इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। और इस 1 किलोग्राम पे वी आर हैविंग ओनली वन फोर्स विच इज n1। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। क्या आप लोगों का ये इक्वेशन आया है?
सर सर इक्वेशन में n1 -10 नहीं होगा? हाँ ऋषिक, अब ये इक्वेशन सही है? ये बच्चों आप लोगों का आया इक्वेशन? यस सर। जिनसे नहीं हुआ है वो देख लें भाई, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो आप इसको लिखेंगे 20 माइनस ऑफ n इज इक्वल टू 4a। इसको लिखेंगे आप n माइनस ऑफ n1 इज इक्वल टू 2a। तो ये दोनों ऐड करेंगे, n कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 माइनस ऑफ n1 इज इक्वल टू 6a। मान लो मैं इसको इक्वेशन 4 कह देता हूँ। अब फाइनली आप क्या करोगे? अब फाइनली आप ये करो कि ऐड कर दो किसको? 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करो। तो आप 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? n माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू a। a क्यों? 1 इंटू ए इज a ओनली। और ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस ऑफ n1 इज इक्वल टू 6a। अब ऐड करो, n1 से n1 कैंसिल, 20 में से 10 तो 10 हो गया, और ये 7a हो गया। तो a की वैल्यू 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। देखो a की वैल्यू क्या होगी? 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आई ना जो हमने निकाला था पहले। तो जब Yes, a sir. आ गया है ना, तो जब a आ गया तो अब आपको कोई भी निकालना है तो निकाल लीजिए। अब इसी a को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नोट कर लीजिए। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो तो n की वैल्यू आ जाएगी, और इसी a को इक्वेशन 3 में पुट करो तो n1 की वैल्यू आ जाएगी। Done. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा, ये था नॉर्मल रिएक्शन का। काहे का कॉन्सेप्ट था? दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, एक और फोर्स जिसके बारे में अपने को समझना है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, तो समझें। इस फोर्स का नाम है बेटा टेंशन। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? Tension. टेंशन। अब टेंशन का क्या मतलब होता है समझें। ये आपको ब्लैक कलर का ये थ्रेड दिखाई दे रहा है, रोप या थ्रेड जो भी कह लो। Yes, sir. जब आप इसको पुल करोगे ना, आप इसको पुल करोगे, मतलब ये जो रोप है वो स्ट्रेच हो गई। स्ट्रेच का ये मतलब नहीं कि वो इलोंगेट हो गई, मतलब इस पे फोर्स लगा रहे हैं आप, इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यू आर ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग फ्रॉम द टू एंड, एंड यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स लेंथ। आप चाह रहे हो ऐसे खींच के इसकी लंबाई को बढ़ाना। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, क्योंकि आप स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहे हो, सोच के देखो, आप फोर्स लगा के ही तो खींचोगे ना उसको। यू आर ट्राइंग टू पुल द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग अपार्ट। तो आपको मालूम है कि आप जब भी फोर्स लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बाय द स्ट्रिंग आल्सो। नहीं आई बात समझ में? मतलब व्हेनेवर यू ट्राई टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे जब भी कोई फोर्स लगता है तो स्ट्रिंग उस फोर्स को अपोज करने के लिए अपने अंदर एक फोर्स डेवलप करता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। नहीं आया? नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया। फिर से सुन, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जी आपको दिखाई सर। दे रहा है, ये देखो, ये Yes, sir. चार्जर है ना, और दिस चार्जर इज कनेक्टेड टू दिस वायर। तो अब एक बात सोचो, ये चार्जर है तो इसका मास कुछ होगा, और इसका मास है तो इसका वेट भी कुछ होगा। तो ये जो वायर है इस पे चार्जर का क्या एक्ट कर रहा है? वेट।
चार्जर का क्या एक्ट कर रहा है Yes, बेटा? वेट। अब सोचो अगर ये वेट इस पे एक्ट कर रहा है, एंड इफ वेट इज द ओनली फोर्स, अगर अकेला फोर्स हो, अगर वेट इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द चार्जर, तो चार्जर यहाँ पे रुका रहेगा या नीचे चला जाएगा? नहीं समझा? नहीं, अरे नहीं, तुम समझे नहीं, मेरी बात समझो। पहले ये समझो, ये पेन है, इसको मैं छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा? Sir, नीचे। नीचे। कौन ले जा रहा है उसको नीचे? विच फोर्स? Gravitation. ग्रेविटी। ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये समझो, अब इसको मैंने इससे बांध दिया है ना, अब इसको बांध दिया और ऐसे लटका दिया, अब ये नीचे जा रहा है क्या? नो सर। नहीं नो सर। सर। क्या अभी ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है? सर कर रही है, कर रही है, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सर ये वाली फोर्स Weight ज्यादा है। बड़ी है। आप बात समझिए, अब ये नीचे इसलिए नहीं जा रहा कि कोई तो फोर्स है जो ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। मतलब इस पे जितनी ग्रेविटी लग रही है, जितना mg लग रहा है, उतना ही फोर्स इस पे कोई ऊपर की तरफ लगा रहा है। देखो, कोई भी बॉडी मूव तब नहीं करती है जब उस पर बैलेंस्ड फोर्स हो, या उसमें कोई भी चेंज तब नहीं आएगा जब उस पर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा हो। जब मैंने इस पेन को रिलीज किया था ना, जब रिलीज किया तो इस पे द ओनली फोर्स वाज एक्टिंग वाज द ग्रेविटी। बट इस चार्जर के साथ क्या है कि दिस चार्जर इज टाइड टू दिस वायर, इस वायर से ये बंधा हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये चार्जर पे वेट लग रहा है, तो चार्जर इस वायर को पुल कर रहा है नीचे की तरफ। किधर पुल कर रहा है बेटा? सर नीचे। नीचे। पक्का मानते हो इस बात को या नहीं? यस सर। इसीलिए तो आप वायर काट देंगे तो चार्जर किधर गिर जाएगा? नीचे, राइट? इसका Yes. मतलब है कि नीचे फोर्स लग रहा है। चार्जर इस वायर को खींच रहा है नीचे, तो वायर क्या कर रही है? वायर अपने अंदर एक फोर्स डेवलप कर रही है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। और किस डायरेक्शन में डेवलप कर रही है? ऊपर की तरफ। और ये जो फोर्स वायर ने डेवलप किया है, अगर वो mg के बराबर है, तो उस केस में ये चार्जर नीचे मूव नहीं करेगा। नहीं आया? आ गया सर। लेकिन अगर वो mg के बराबर नहीं है तो फिर चार्जर नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है, कब? जब वो टॉट हो। क्या हो? बात समझे भाई? जब वो स्ट्रिंग क्या हो? टॉट। ऐसे लूज है तो नहीं, ऐसे लूज पड़ी हुई है तो नहीं उसमें टेंशन होगा। जब उसको टॉट हो जाएगी, वो जब स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे आप, तब उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा। पहले ये बताओ, सबको क्लैरिटी से समझ आया या नहीं? तो जैसे गिटार स्ट्रिंग्स में होता है। हाँ, गिटार स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे बंधी हुई होती है, तो उसके अंदर टेंशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन यू स्ट्रक द कॉर्ड ऑफ द गिटार, तो वो वाइब्रेट कर जाता है। बट अगर स्ट्रिंग स्लैक हो, ढीली हो, लूज हो, व्हेन इट इज नॉट टाइट, तो उस केस में उसके अंदर टेंशन डेवलप नहीं होगा। आप किसी भी देखो, जैसे ये आप इस बात को फिर से समझो। मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है, सर और आपकी ये स्क्रीन स्ट्रिंग नहीं दिख रही। नहीं दिख रही नहीं सर, मेरी? आपका कैमरा ऑफ। नहीं नहीं, कैमरा तो मैंने ऑफ किया है। व्हाइट स्क्रीन जिस पर मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ सर वो दिख रही है। हाँ, ठीक है। तो ये अब देखिए, ये ब्लॉक किससे बंधा हुआ है मुझे ये बताइए। ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है या नहीं बेटा? यस सर। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग को क्या करेगा? ये नीचे की तरफ पुल करना चाहेगा या नहीं? यस सर। यस सर। बात समझ आई? तो जब भी इस तरह से आप स्ट्रिंग को पुल करते हैं, तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन। बोलिए। टेंशन। अभी उसका हम वो देखेंगे कि टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो सब हम देखेंगे अभी। बट पहले आपको टेंशन का मतलब समझ में आया? सर प्रोड्यूस कौन करता है टेंशन? टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, स्प्रिंग इटसेल्फ। जैसे स्प्रिंग को आप खींचोगे या स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हर बॉडी Yes, के sir. अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। नहीं, यही बात समझ लो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका हाथ मरोड़ दूं,
मैंने आपका हाथ लिया और थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, छोड़ दूंगा तो हाथ वैसे ही रहेगा या वापस जाएगा? अगर सर हड्डी वापस नहीं टूटी जाएगा। होगी वापस जाएगा। तो ये किसने प्रोड्यूस किया? ये हाथ के अंदर ही वो मैकेनिज्म है जो ये फोर्स अंदर ही डेवलप कर रहा है। आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस आप पढ़ेंगे आगे। खैर, तो ये प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रिंग को आप खींचने की कोशिश करोगे, वो चाहेगा कि हम नहीं खींचे, तो उसके अंदर खुद ही एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। अभी बात समझ आई है? यस सर। सर तो इनर्ट प्रॉपर्टी है ये। हाँ, इनर्ट प्रॉपर्टी है ये, मतलब उसकी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन इन इट्स शेप। ठीक है यस Yes, सर। बच्चों? तो लिखिए पहले। यस सर। ठीक है, लिखिए पहले, अ फोर्स दैट डेवलप्स along the length of the string the force that develops along the length of the string whenever a string is taut, the force that develops along the length of the string whenever a string is taut, whenever a string is taut is known as, whenever a string is taut is known as tension. Whenever a string is taut is known as tension. ठीक है? यस जब सर। भी स्ट्रिंग टॉट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? टेंशन। मतलब आप एक बात समझ लें कि जब भी स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको टेंशन कहते हैं। स्ट्रिंग के फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन। अब देखो, स्ट्रिंग मैसिव भी हो सकती है और स्ट्रिंग मासलेस भी हो सकती है, बट हम लोग जिस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन सी स्ट्रिंग होगी? मासलेस। ठीक है, अभी हम लोग किस पे बात करेंगे जनरली? कैसी स्ट्रिंग पे? मासलेस, मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसका मास नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल मास। अब चलो, टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है उस पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन की। अब टेंशन की डायरेक्शन देखने के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं? क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। ये आपने Yes, ऊपर sir. वाला सरफेस बना दिया, ये आपने स्प्रिंग बना दिया और ये नीचे वाला ब्लॉक बना। अब इस पर डायरेक्शन ऑफ टेंशन देखते हैं। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो डायरेक्शन देखो। सबसे पहले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा? तो ब्लॉक पे एक फोर्स एक्ट करेगा mg। क्लियर? एक फोर्स तो ये क्लियर है। अच्छा, ब्लॉक स्ट्रिंग को किधर खींचेगा? नीचे या ऊपर? सर नीचे। आप इस बात को इमेजिन करो ना कि आप मान लो कहीं पर रोप रोप पकड़ के आप लटके हुए हैं कहीं पर, तो आप हमेशा रोप को किधर खींच रहे होते हैं? नीचे। भले आप रोप पकड़ के ऊपर भी जाओ, तब भी आप रोप को किधर खींच रहे होते हो? नीचे। सोच के देखो लॉजिकली। तो आप रोप को किधर खींचेंगे मेरे बच्चे? बोलिए बेटा। नीचे। नीचे. नीचे। तो रोप पे आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो नीचे की तरफ है, तो रोप बदले में आप पे किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, आप sir. रोप को खींच रहे हैं नीचे, तो रोप आपको किधर खींचेगा? ऊपर। और जिस फोर्स से रोप खींचेगा उसी को हम क्या कहेंगे? टेंशन। जी मैं कह रहा हूँ तभी हम जब रोप चढ़ते हैं तो हम ऊपर इसलिए जाते हैं। बिल्कुल। आप रोप पे फोर्स लगा के खींच रहे होते हैं नीचे, बट आपको रोप किधर फोर्स लगा के खींचता है? ऊपर, इसीलिए आप ऊपर जा पाते। तो आप चाहे नीचे जाए रोप पकड़ के या ऊपर जाए, आप दोनों सिचुएशन में रोप को किधर खींच रहे होंगे बेटा? हर सिचुएशन में आप रोप को किधर खींच रहे होंगे सर मेरे बच्चे? नीचे। ऊपर की तरफ, नीचे की अच्छा तरफ। सर। हाँ, नीचे की तरफ, राइट। आप सुनिए, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर रोप का ये वाला एंड इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये वाला एंड जो इस सरफेस से बंधा हुआ है, ऊपर छत से जो बंधा हुआ है, टाइड टू सीलिंग, ये इस छत को किधर खींचेगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, एक बात सोचो कि कई मूवी में आपने देखा होगा ना कि ऊपर से छत से पंखा टूट गया तो ऊपर की दीवार भी नीचे आ गई। कभी देखा है? या ऐसे नहीं समझो। सर। नहीं देखा है तो ऐसे सुनो। मान लो ये घर की छत है और इस छत से एक फैन लटका हुआ है। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई हादसा हो जाए कि ये छत टूट जाए,
तो छत टूटेगा किसकी वजह से? फैन के वेट की वजह से। तो फैन किधर आएगा? नीचे। छत भी टूट के किधर आती है? नीचे। ऊपर जाती है, नीचे आती है? सर नीचे। 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 क्यों नीचे आ रही है? कोई तो उसको खींच रहा है ना। सब ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ साथ तोड़ने, टूटा क्यों वो? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सर क्योंकि ग्रेविटी डायरेक्टली फैन उस भी पे नहीं लग रहा। उसको खींच रहा है नीचे। हाँ, फैन उसको किधर खींच रहा है? नीचे। मतलब छत पे जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? नीचे। तो बदले में छत जो इस पे लगाएगा वो किधर लगाएगा? ऊपर। नहीं आया? इस बात को मैं और समझाता हूं, सुनो। जैसे मान लो ये आप है और ये आपका फ्रेंड है। मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और आप दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, धागे से, और आप जा रहे हो आगे। तो अगर हम दोनों पे ये टेंशन फोर्स दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? ए और बी पे। तो ध्यान से देखिएगा, ये ए है, ये बी है। अगर ए आगे जा रहा है तो बी को किधर खींचेगा? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक इट विल पुल बी? अगर तुम्हें और तुम्हारे दोस्त के बीच में एक रस्सी बांध दी जाए और तुम आगे भागोगे तो तुम्हारा दोस्त किधर भागेगा? सर सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में। कौन खींचेगा उसको? सर देखो, ए। आप आगे भाग रहे हो तो आप दोनों के बीच की ये स्ट्रिंग है, आप रस्सी को, स्ट्रिंग को किधर पुल करोगे? आगे। तो ये वाला एंड स्ट्रिंग का आगे पुल हुआ है, तो ये स्ट्रिंग जो तुम्हारे दोस्त से बंधी हुई है वो तुम्हारे दोस्त को किधर खींचना चाहेगी? आगे। तो तुम्हारा दोस्त उस पर किधर फोर्स लगाएगा? पीछे। और तुम्हारे दोस्त तुम पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे। ये टेंशन की डायरेक्शन है। तुम्हें समझ में आया हो तो बोलो, नहीं तो और एग्जांपल लेते हैं। यस सर। भाई अगर एक एंड आगे भागना चाहता है तो दूसरे एंड को भी मजबूरी है कि वो आगे ही भागेगा। नहीं आ रहा? नहीं सर, आ गया। जिधर एक एंड पे फोर्स लग रहा है ना, दूसरा एंड दूसरी बॉडी के साथ जो कनेक्टेड होगा उसको भी वैसे ही खींचेगा। मैं और दिखाता हूँ एग्जांपल। ये फ्रेंड वाले को हटा के मैं ब्लॉक का एग्जांपल बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इस पे फोर्स लग रहा है। तो ये m1 किधर मूव करेगा बेटा? इस पे फोर्स F लगा है, तो m1 किधर मूव करेगा? आगे या पीछे? मतलब राइट और लेफ्ट? राइट। तो ये इसके साथ जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये m1 स्ट्रिंग पे किधर फोर्स लगाएगा? m1 आगे जा रहा है तो स्ट्रिंग को अपने साथ किधर ले जाएगा वो? राइट, आगे। आप लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर पूछना भी नहीं चाह रहे हैं? मेरी बात सुने सर, क्या हो गया बेटे? इस बात को बताओ M2 ना। की डायरेक्शन में। यहाँ देखो, यहाँ देखो, सुनो। इस वाले हाथ पे ध्यान दो। मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, मैंने इस हाथ को आगे खींचा, तो ये आगे क्यों आ गया? मैं इसको खींच रहा हूं तो मैं, ये वाला मेरे से कनेक्टेड है। देखो, मैं इसको आगे खींच रहा हूं तो ये वाला पॉइंट आगे खींचेगा, तो ये दूसरे वाले पॉइंट को भी उधर ही खींचना चाहेगा। नहीं आया? जिधर सर आ स्ट्रिंग गया। का एक एंड भागेगा उधर ही दूसरा एंड भी भागेगा। तभी तो आप पुल कर रहे हो इसको, मगर वो साथ साथ पुल हो जाएगा। देखो, करके देख लो आप। यस भाई सर। आपने यस फोर्स इस सर। एंड पे लगाया है, बट ये वाला एंड आपके लिए तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि जिधर एक एंड मूव करेगा दूसरे एंड को भी वो उधर ही मूव कराना चाहेगा। अब फिर से मेरी बात समझो, छोटी। m1 पे फोर्स किधर लग रहा है? आगे की तरफ। से समथिंग। यस सर। तो m1 अगर आगे जाएगा तो वो अपने साथ जितनी भी चीजें बंधी हुई है सबको आगे ले जाएगा ना। आप एक बात सोचिए, ट्रेन का इंजन आगे बढ़ रहा होता है तो सारे जो डब्बे हैं ट्रेन के वो भी तो आगे जा रहे होते हैं, या सिर्फ यस इंजन आगे सर। जाता है? समझ रहे हैं आप? सारे डब्बे किधर मूव करते हैं? आगे की तरफ। आगे। नहीं आया? तो आगे। ये वाला आगे जाएगा तो ये इस स्ट्रिंग को किधर खींचेगा? आगे। आगे। तो स्ट्रिंग पे फोर्स किसने लगाया? इस ब्लॉक ने। तो बदले में स्ट्रिंग इस पे फोर्स किधर लगाएगी? पीछे। नहीं आया? यस सर, वो उसको अपनी। यस सर, आ गया। अब ये वाला एंड स्ट्रिंग का इस m2 को किधर खींचेगा? आगे। जो जिससे बंधा हुआ है वो उसी डायरेक्शन में खींचेगा ना। जैसे आप सोचो, ट्रेन में इंजन सबसे आगे होता है, इंजन आगे चलता है तो पहला वाला डब्बा उसके साथ साथ खींच के आगे आता है, तो उसके पीछे वाला डब्बा भी उसी डायरेक्शन में चल रहा होता है ना। नहीं आया? इस बात को समझिए, ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये इंजन
चला आगे, तो इंजन ने खींचा इस डब्बे को, तो ये डब्बा खींचेगा इस डब्बे को। अगर नहीं खींचता तो सब एक ही डायरेक्शन में कैसे चलते? समझे या नहीं? यस सर। Yes, sir. देखो टेंशन की डायरेक्शन अभी भी क्लियर हुई या नहीं हुई, देख लो एक बार। सर हो गई। अब बस एक बात फिर से सुन लो, जिस तरह से दो बॉडी अगर आपस में चिपके हुए थे तो उन दोनों के बीच कौन सा फोर्स था? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उन दोनों के बीच कौन सा फोर्स था? नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम दो बॉडी को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रखें, हम बीच में स्ट्रिंग बांध दें, तो वही नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स था वो अब किससे रिप्लेस हो जाएगा? टेंशन से। मतलब जिस तरह से नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा था ना दो बॉडी के बीच में, वही काम अब कौन करेगा बेटा? वही काम अब टेंशन करेगा। समझे या अभी सर भी नहीं समझे? जी बोलिए। सर तो मेन जो टेंशन है वो बैकवर्ड्स है M1 के लिए। M1 के लिए यस, M1 पे अगर बैठ के देखो तो M1 पे टेंशन पीछे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि M1 स्ट्रिंग को आगे पुल कर रहा है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। M1 स्ट्रिंग को आगे पुल कर रहा है, तो स्ट्रिंग M1 को किधर फोर्स लगाएगी? पीछे। और सर M2 के लिए आगे होगा टेंशन। हाँ, M2 के लिए किधर होगा टेंशन? आगे। ओके। एक बार और खेलते हैं, ये इरेज कर लूं। देखो अगर मैं उल्टा कर देता, मैं कहूं कि ये है ऐसे, ये M2 है, ये M1 है, इधर फोर्स लगा रहा हूं, अब क्या होएगा? फोर्स M2 को किधर पुल करेगा? ये M2, ये M1 और इन दोनों के बीच का स्ट्रिंग, ये M1 और इन दोनों के बीच की ये स्ट्रिंग। अब बताओ M2 किधर पुल होगा? लेफ्ट की तरफ। बोलो। तो Yes, sir. M2 किधर स्ट्रिंग को किधर खींचेगा? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक M2 विल पुल द स्प्रिंग? लेफ्ट साइड। Left. लेफ्ट साइड विद अ फोर्स कॉल्ड एज टेंशन। तो बदले में स्ट्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगी? टुवर्ड्स राइट, Right बिकॉज side. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब स्ट्रिंग का एक एंड लेफ्ट की तरफ पुल हो रहा है, तो दूसरा एंड M1 से बंधा हुआ है, तो दूसरा एंड क्या करेगा? M1 को आगे की तरफ खींचेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तभी तो M1 और M2 यस साथ में सर। चल पाएंगे। तो बदले में M1 क्या करेगा? बदले में M1 इस स्प्रिंग पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन टिल नाउ और यस। नॉट? यस सर। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन आपको दे दे कि भाई आपसे ऐसे बोल दे, अब इसी पे क्वेश्चन में आपको ऐसे बोले कि भाई इसमें डेटा वेटा दे के मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखो आप कर पाते हो या नहीं। ये मान लीजिए 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इस पे मैंने बोल दिया 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो आपसे मैंने सवाल में पूछ लिया कि भाई बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। करोगे? जैसे आपने वो फ्री बॉडी डायग्राम बना के किया था, वैसे ही यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग। क्या बोलते हैं आप लोग? करेंगे ट्राई? सर इस केस में भी दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग टेंशन होगा या इक्वल होगा इस केस में? टेंशन इक्वल, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन इक्वल, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन इक्वल। नहीं समझे? सर समझ गए। एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग द सेम स्ट्रिंग, टेंशन विल ऑल्सो बी इक्वल। अगर स्ट्रिंग अलग होगा तो टेंशन बदल जाएगा। वैसे ही जैसे अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अगर कॉन्टैक्ट बदलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। करिए, सॉल्व करिए।
हुआ, देखो। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आपको एक्सेलरेशन सिर्फ निकालना है तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द एक्सेलरेशन बाय कंसीडरिंग द टू बॉडीज एज वन बॉडी। देखिए सर, 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इस पे आगे कौन सा फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। स्ट्रिंग को ये किधर खींचेगा बच्चों, आगे या पीछे? ओके, आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम ऋषिक। भाई ये 4 किलोग्राम वाला आगे जाएगा तो स्ट्रिंग को ये अपने साथ आगे खींचना चाहेगा, तो स्ट्रिंग इस पे फोर्स किधर लगाएगी? पीछे की तरफ। और स्ट्रिंग इस वाले ब्लॉक को किधर खींचना चाहेगी? आगे की तरफ। बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज सेम। ठीक है, तो अब क्या करो? कुछ नहीं करो, दो इक्वेशन बना लो। 20 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 4a, और इसके लिए आप लिख लो इस पे ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग, तो टी इज इक्वल टू 2a। ऐड कर लो, टी से टी खत्म, 20 इज इक्वल टू 6a। तो मेरे हिसाब से जो a की वैल्यू आ रही है वो तो फिर से आ रही है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस a को आप इस इक्वेशन में रख दें तो t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 20/3 न्यूटन। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। उर्वशी, आपका आंसर गलत सा दिख रहा है यस मेरे को। सर, गलत, ये आ गया समझ में। और ऋषिक का आंसर बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है एकदम। वेरी गुड ऋषिक। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। एक बार और ऐसा सवाल कर दो तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। फिर कल कल हमारी क्लास है, आप लोगों को पता है क्या? नहीं सर। तो आज आप लोगों को टाइमिंग या कल मैसेज कर दिया जाएगा। कल एक लंबी क्लास रखेंगे हम लोग ताकि ये चैप्टर खत्म कर सकें बिकॉज ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो आपका चूंकि एग्जाम है ओके करीब सर। में, तो इसलिए थोड़ी लंबी क्लास हम लोग कल कल पॉसिबली रखेंगे। ठीक है, जितने देर तक हम पढ़ सकें पढ़ेंगे, कोशिश हमारी यही होगी, है ना। उसमें पुली ब्लॉक सिस्टम पे बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, फ्रिक्शन, जितना तक हम कर सकेंगे हम निपटाने की कोशिश करेंगे। फिर से बोला जा रहा है कि होल ऑफ द सिस्टम इज मूविंग टुगेदर। आपको फिर से वही करना है, टेंशन बताना है और एक्सीलरेशन बताना है। एक्सीलरेशन बताइए और टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, स्ट्रिंग बदलेगा तो टेंशन बदलेगा। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो टेंशन बदल जाएगा। करो, मतलब अगर ये वाली स्ट्रिंग आप देखें तो इसमें अलग टेंशन, इस वाली स्ट्रिंग में अलग टेंशन, दोनों के टेंशन की वैल्यू सेम मत मानना। सर इसमें भी मूविंग टुगेदर है। हाँ जी, इसमें भी ऑल ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर।
सर मैंने भेज दिया है। चलिए मैं भी देख लेता हूँ भाई, तीनों ब्लॉक के लिए अलग अलग कर दीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट खेल है फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स को समझना। बच्चे यहाँ पर 20 न्यूटन है, तो ये स्ट्रिंग को आगे खींचेगा तो स्ट्रिंग इसको पीछे खींचेगी। भाई ये जिधर स्ट्रिंग को खींचेगा उसके अपोजिट स्ट्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी। ये वाला एंड स्ट्रिंग को आगे खींचेगा तभी तो ये आगे चल पाएगा। तो ये 2 किलोग्राम पे जो इधर फोर्स लगेगा वो आगे। अब ये 2 किलोग्राम वाला इस स्ट्रिंग को किधर खींचेगा? आगे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? पीछे। ये 1 किलोग्राम वाला इसको किधर खींचेगा? आगे। ये T1 तो सर इसके ऑपोजिट में खींचेगा, है ना। तो आप सब पे इक्वेशन लिख लो। 20 minus of T is equal to 3A is my one equation. T minus of T1 is equal to 2A is my second equation because this block is going towards right. All of the three blocks are going towards right. तो जो right वाला force है that Yes, has to be sir. greater. और T1 is equal to कितना आएगा? 1 into A. This is my third equation. T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो आप लिख सकते हो T minus of A is equal to 2A. तो T is equal to 3A आ गया। अब इस T को पुट कर दो, पुट T in 1, तो क्या हो जाएगा? 20 minus of 3A is equal to 3A. तो ये क्या हो जाएगा? 20 is equal to 6A. तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब A आ गया तो T1 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। T1 is equal to 1 into A है, तो T1 is ultimately equal to A, तो A का मतलब 10/3 न्यूटन। जब T1 आ गया तो T भी आ जाएगा। Did you understand? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इतना ही रहने दो। पुली ब्लॉक सिस्टम कल ही सिखाऊंगा क्योंकि आज बच्चे एकदम नहीं आए हैं, तो कल ही सिखाऊंगा पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, ये सब पढ़ के रखना, पुली ब्लॉक सिस्टम में इसका यूज होगा।